नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कांवड़ यात्रा पर नाम विवाद में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश में सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश में सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का आया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश किया जारी। दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश निकल कर सामने आया है कि एनजीओ ने याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है। नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकारों को जारी किया नोटिस। अंतरिम आदेश किया जारी। दुकानदारों को नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। अब 26 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, खाना शाकाहारी या मांसाहारी, इस बात को लेकर जानकारी देना होगा अनिवार्य। यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अंतरिम आदेश किया गया जारी। तो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में योगी सरकार के फैसले के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। इस मुद्दे पर दोनों ही पक्षों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी था, जिसके बाद एक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, इस बारे में दुकानदार को जानकारी देना अनिवार्य होगा। 26 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नोटिस के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश किया जारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रमन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से इस आदेश की शुरुआत हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सरकार को नोटिस भी जारी किया है, क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके कांवड़ यात्रा निकलती है और कांवड़िया अपने जल लेकर और मंदिर तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रशासन का ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में इस बार जिस तरीके से 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने आदेश एक जारी किया कि सभी जो दुकानदार हैं, ठेले वाले, उन्हें नाम लिखना है। उसके बाद में ये फैसला योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया और इसके साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी ये फरमान जारी किया गया, जिसके बाद में एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद से उनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में बहस की। दो बेंच की जस्टिस भट्टी और जस्टिस रॉय की बेंच पर ये याचिका सुनवाई हुई और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से नाम लिखने वाला ऑर्डर दिया गया है, फरमान जारी किया गया, जिसे पुलिस बहुत कड़ाई से फॉलो करा रही है, इससे जो है वो आर्थिक मार है लोगों पर। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ अल्पसंख्यक बिरादरी नहीं बल्कि दलित बिरादरी के लोग भी जो ठेला लगाते हैं, छोटे छोटे धंधे करते हैं, उन पर भी एक कड़ी मार होने वाली है। वहीं इससे सामाजिक द्वेष भी फैलेगा, जिसके चलते आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान समाज को होगा। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तुरंत ही फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि किसी भी ठेले वाले को, दुकान वाले को नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और योगी सरकार को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देते हुए 26 जुलाई को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभय भी देहरादून से बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश निकल कर सामने आया है, सरकारों को नोटिस दिया गया है, नोटिस में क्या कुछ है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है और साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारों के फैसले का क्या होना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अंतरिम फैसला यहाँ पर दिया है, उस फैसले के बाद से पूरे उत्तराखंड में एक हलचल यहाँ पर मच गई है।
क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा यहाँ पर पूरी विधिवत रूप से शुरू हो गई है। सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में जब पहले ही दिन ये झटका सरकार को यहाँ पर मिला है, सरकार के उस निर्णय को जो प्रशासन ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। आपका हरिद्वार जनपद, देहरादून जनपद और टिहरी जनपद जहाँ पर और उत्तरकाशी जनपद जहाँ पर खास तौर पर इस समय कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रियों के जाने की संभावना ज्यादा रहती है। कांवड़ यात्री इन जगहों से जल को ले जाने का काम यहाँ पर करते हैं। उन जगहों पर इस आदेश को लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस आदेश पर अंतिम रोक लगाने का काम यहाँ पर किया है। और अब ये कहा जा सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पढ़ने का काम यहाँ पर कर रही है ताकि अपना जवाब उस आदेश के अनुसार यहाँ पर दिया जा सके। शुक्रवार तक का समय सरकार को यहाँ पर मिला है। शुक्रवार तक सरकार को जवाब यहाँ पर देना है। 26 जुलाई को अगली तिथि यहाँ पर मुकर्रर की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब इस मामले पर सियासत तेज हो रही थी, उत्तराखंड में यह मामला और अब विपक्ष और विपक्ष के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरिद्वार जनपद में अभी कुछ समय पहले ही उपचुनाव वहां पर हुए थे। जिस प्रकार से उस उपचुनाव में मंगदौर सीट पर ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से आरोप वहां पर लगाए जा रहे थे, तो ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से राजनीति का विषय उत्तराखंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरिद्वार जनपद में इस आदेश के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उस रोक के बाद से ये कहा जा सकता है कि अब वहां पर जो स्थितियां होंगी और वहां पर बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कल तक जिन दुकानदारों और ठेली या रेहड़ी पट्टी वालों को अपने नाम उजागर करने थे, आज वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने नाम हटाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जो व्यवस्था सरकार ने इस कांवड़ यात्रा की सूचिता बनाए रखने के लिए बनाई थी, वो भी पटरी से उतरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रमन, जिस तरह से अभय का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शुचिता के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक पहलू ये भी है कि आर्थिक रूप से एक वर्ग को और साथ ही साथ जो तमाम छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके ऊपर इसका प्रहार होता हुआ नजर आ रहा था। यदि कांवड़ यात्री इस बात को लेकर पुख्ता होते हैं कि धर्म विशेष की दुकानों से उन्हें सामान नहीं खरीदना है, इसको लेकर अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया, लेकिन इसके साथ ही साथ आदेश में एक बात और कही गई है कि भोजन के प्रकार लिखना अनिवार्य होगा, शाकाहारी और मांसाहारी। इस पूरे मामले में शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर क्या कुछ डिटेल दी जानी है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाना है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आज जब सुनवाई हो रही थी इस याचिका पर, तब ये बात जो याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि सिर्फ क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और पहले से क्योंकि दलित समाज के यहाँ या फिर उनके नाम से लोग खाने से आज भी समाज में कहीं ना कहीं अलग अलग अभिभाव है, ऐसे में सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही नहीं दलित समाज से भी लोग दूरी बना सकते हैं, जिसके कारण उनके रोजगार, उनकी नौकरी पर दिक्कत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो नियम है FSSAI का, उसमें है कि आपको मांसाहारी, शाकाहारी और उसमें क्या क्या पाया जा रहा है फूड में, ये लिखना है। आज तक आप जाति और धर्म और ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मालिक मान लीजिए कोई दूसरा होगा, लेकिन अगर वहाँ के कर्मचारी मुस्लिम होते हैं, दलित होते हैं, ऐसे में ये चीज़ तय कर पाना कि किस नाम का होटल है, किस नाम का ठेला है, बहुत मुश्किल है, जिसको गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने ये फैसला सुनाया है। और बात रही सरकार की, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये झटका दिया। उससे पहले जो विपक्ष था, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर खुद मायावती हो, उन्होंने इस फैसले का कस के विरोध किया था और ये फैसला जो है समाज में द्वेष फैलाने वाला बताया था। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो भी NDA के घटक दल हैं, चाहे बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो, नीतीश कुमार की पार्टी, चाहे खुद जयंत चौधरी ने बयान देते हुए कहा क्या कुर्ते में भी नाम लिखा लें कि हमारा नाम क्या है, ये फैसला एकदम से गलत है। ऐसे में सरकार या भाजपा कहीं ना कहीं से इस फैसले के बाद में घिरती नजर आ रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में अब कई सवाल उठे। हालांकि सरकार अब इसमें क्या जवाब देती है, क्योंकि ये फैसला लेने से पहले सरकार या अधिकारी ने ये रोड हो सकता है ब्लूप्रिंट बनाया हो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, उसके बाद में वो लोग क्या जवाब देंगे और ये चीजें जो हैं सब 26 जुलाई को सामने आएंगी। जी बिल्कुल, तो 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। देखना होगा कि
तीनों ही सरकारें यानी कि यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है या सरकार के नोटिस का किस तरह से जवाब देती है। अब इस पूरे मामले में 26 जुलाई की सुनवाई का इंतजार तो करना होगा, लेकिन जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है सरकारों को नोटिस के साथ ही, अब तमाम जो कांवड़िए थे और तमाम पटरी रेडी वाले थे जिनको लेकर ये फैसला आया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं फैसला आने के बाद? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ का भाईचारा सौहार्द का जो माहौल है वो देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में जब ये आदेश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से निकाला गया था, क्योंकि शुरुआत में जब ये आदेश हरिद्वार जनपद के भीतर प्रशासन की तरफ से निकाला गया था तो उस समय ना तो सरकार का कोई ऐसा आदेश था, ना ही सरकार की कोई ऐसी मंशा यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कह सकते हैं कि इस आदेश को लाने का काम यहाँ पर किया गया था। कहा गया था कि जो इसके पीछे तर्क दिया गया था कि कांवड़ यात्रा शुभ यात्रा होती है, सावन मास में चलने वाली पवित्र यात्रा होती है, तो ऐसे में उसकी जो सूचिता है वो बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए जो जी बिल्कुल, अभय आपके पास आते हैं, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, फैसले पर अंतरिम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है, सरकार से नोटिस का जवाब भी मांगा गया है, लेकिन इससे पहले संत समाज की बात करें या कांवड़ियों की बात करें तो इस फैसले को लेकर प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर रोक लगाई गई है। तो क्या लगता है आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? और रास्ते में खाने पीने की अगर बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी का डिस्क्रिप्शन जिस तरह से अनिवार्य किया गया है, क्या इस व्यवस्था से कांवड़िए संतुष्ट होंगे? इस फैसले के बाद में कुछ जो कांवड़िए थे उन्होंने भी लगभग इस फैसले का समर्थन किया था, वहीं जो संत समाज है उसने भी इस फैसले को सराहा था। लेकिन जिस तरीके से कहना है कि अब बहुत पहले से कांवड़ यात्रा होती आई है और कांवड़ यात्रा में कई समाज के लोग, खासकर अल्पसंख्यक समाज, कई जगह पर अल्पसंख्यक समाज के लोग भी वहाँ पर सेवा भाव करते हैं और कांवड़ियों को जिसकी इच्छा होती है उसके यहाँ पर सेवा करने का अवसर देते हैं, उनका जलपान करते हैं और जहाँ इच्छा नहीं होती है वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इस फैसला आने के बाद में जिस तरीके से अब इसमें राजनीतिक मुद्दा बन गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि इस पर कांवड़ियों का और संत समाज का क्या रुख होता है, क्या वो इस फैसले पर अड़े रहेंगे कि जो फैसला योगी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जारी किया गया था वो लागू रहे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रोका है वो उसको मानते हुए उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली में शासन के आदेशों की अवहेलना, नेम प्लेट वाले आदेशों का नहीं किया जा रहा था पालन। डलमऊ रायबरेली मार्ग से गुजरते हैं कांवड़ियां। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी, जहां पर इस आदेश का पहले ही पालन नहीं किया जा रहा था। हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम आदेश भी निकलकर सामने आ चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर यहां पर अवहेलना की बात निकलकर सामने आ रही थी, हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम आदेश आ चुका है, फैसले पर रोक लगा दी गई है। पूरे मामले में अभी तक क्या देखने को मिल रहा था और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया है तो क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि
जो दुकानदार होंगे उनके दुकान के सामने नेम प्लेट होगी, लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो निर्देश और आदेश थे उसका असर रायबरेली में नहीं देखने को मिला और ऐसे ही बिना नेम प्लेट के दुकानदार देखे जा रहे। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो प्रदेश सरकार की मंशा है और जो जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं कड़ाई से पालन नहीं देखने को मिला, क्योंकि रायबरेली में साफ तौर से जो ठेले पे दुकान लगाए हुए हैं, ना तो उनका नाम लिखा हुआ है और ना उनके द्वारा कहीं इस पे स्लिप लगाई गई है। तो ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा सकता है जो प्रदेश सरकार की मंशा है उससे निश्चित तौर पर रायबरेली का जिला प्रशासन कसौटी पर खड़ा नहीं उतर रहा और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल फिर से एक बार खड़े हो रहे हैं कि जिम्मेदारों को काम करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर जो स्थानीय संगठन है, चाहे जिसको हिंदू परिषद हो या हिंदू युवा वाहिनी के लोग हों, उनके द्वारा आपत्ति भी जाहिर की गई थी और साफ तौर पर स्थानीय लोगों के द्वारा भी बताया गया है कि ऐसे में जो पवित्र पावन माह सावन का होता है और जो कांवड़ लेकर लोग आस्था के साथ जाते हैं और भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय संगठन है उसके द्वारा इस तरह के अलग अलग सवाल उठाए गए थे। तो ये देखा जा रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो भी जारी हुआ है, हालांकि उस पर अभी क्या कदम उठाए जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पे जिस प्रकार की मंशा थी प्रदेश सरकार की, ये कहा जा सकता है कि रायबरेली जिला प्रशासन उसकी कसौटी पर खड़ा नहीं उतर रहा। जी बिल्कुल राजू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद अगली खबर रायबरेली से निकलकर सामने आ रही है। रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के निर्वर्तमान संयोजक जितेंद्र सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मुलाकात की है। सीएम योगी को ज्ञापन सौंपकर गैर प्रांत के लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने अपने ज्ञापन में रायबरेली की बीडीओ और जन सुविधा केंद्र संचालक पर मिली भगत कर हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पूछताछ के बाद एटीएस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी लगातार बने हुए हैं। जो राजू, जिस तरह से इस पूरे मामले में जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और मुलाकात कर शिकायत यहां पर की गई है जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 3 दिन पहले का मामला है जब एक ग्राम पंचायत के प्रधान को फोन करके जांच टीम आई थी और उसके बाद वहां पर जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन जब प्रधान ने पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि इस व्यक्ति के नाम से कोई यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो स्थानीय संगठन है वो हरकत में आया है और कहीं ना कहीं जो गलत गतिविधियां थी और इसको कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने का काम किया, क्योंकि जो व्यक्ति था वो कर्नाटक के जेल में बंद था और उसकी रिहाई होने के लिए जो है उसका वेरिफिकेशन सलोन थाने आया था। तो इसलिए ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आतंकवादी घुसपैठ की साजिश थी वो समय रहते उसका भंडाफोड़ हुआ। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद की है। हाल में ही जो हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान संयोजक जितेंद्र सिंह है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर ज्ञापन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे में जो चाहे जो जिम्मेदार अधिकारी है या कर्मचारी है, जिसकी भी मिलीभगत सामने आती है उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। लेकिन साफ तौर से आपको बता दें कि लगभग 30,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और स्थानीय संगठन के लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा सकता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करने की साजिश थी, ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। हालांकि पूरे मामले को लेकर एटीएस जांच कर रही है और एटीएस के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो भी सलोन में पहुंचकर आरोपी जीशान और जो जिला जो यहाँ पर अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ की है। हालांकि पूरे मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी और जीशान सहित 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। राजू, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कड़ा निर्देश जारी किया है। दरअसल महानगर क्षेत्र के कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मांस अंडे की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बैन कर चल रहे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। सावन मास में मांस अंडे की दुकानों को बंद करने के निर्देश आए सामने। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ये दुकानें बंद करने के आदेश नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जारी किए हैं।
सावन भर कांवड़ मार्ग पर इन सभी दुकानों को बैन किया जा रहा है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने लिखा पत्र, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। वकीलों की सूची खंडन मामले में जांच की गई है मांग। वहीं जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर रहते हुए उपेंद्र अग्रवाल ने कामों की जांच की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। बार एसोसिएशन की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर रहते हुए उपेंद्र अग्रवाल ने कामों की जांच की मांग। वकीलों की सूची खंडन मामले की जांच की मांग। उपेंद्र अग्रवाल के कामों की जांच की गई मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सेंट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वकीलों की सूची खंडन मामले में पत्र लिखा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बीते दिनों जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल की तरफ से एक सूची 112 वकीलों की जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इन सभी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। और ठीक उसके बाद दूसरी सूची जारी होती है जिसमें भी कई नाम थे, लेकिन अब जेसीपी का तबादला होने के बाद अब पूरी तरह से जो अधिवक्ता है आंदोलित हो चुके हैं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है जिसमें जो सूची जारी हुई थी उस पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ जांच कराए जाने की मांग भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। और पत्र में यह भी कहा गया है कि वकीलों का नाम जिस तरह से वायरल हुआ, इस मामले में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की गई है कि जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल के समय में कहीं न कहीं अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता था और साथ ही साथ अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज होते थे, इस पर भी कार्रवाई की जाने की मांग सेंट्रल बार एसोसिएशन ने किया है। और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कई और भी गंभीर आरोप पुलिस व्यवस्था पर भी लगाए गए हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पुलिस व्यवस्था पर ये आरोप लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है, क्या कुछ उम्मीद आगे आने वाले समय में इस मुद्दे पर हो सकती है? कार्रवाई किस तरह से हो सकती है और क्या अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से सेंट्रल बार एसोसिएशन ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और पत्र के जरिए कई मांग की है और सूत्रों के मुताबिक इस पर अगर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौर नहीं किया तो जो अधिवक्ता है वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने भी जाएंगे और साथ ही साथ यह भी तैयारी है कि अगर उनकी मांग जल्द से जल्द नहीं पूरी होती तो वह एक प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वकील अपनी मांगों को लेकर किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और जिस तरह से ये पूर्व के जीसीपी उपेंद्र अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की गई है, उनकी जांच कराए जाने की मांग की गई है और साथ ही साथ अधिवक्ताओं के नाम की सूची जो वायरल हुई थी उस पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी वह अपने स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सावन माह का आज से आगाज हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। इस मौके पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।